हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 23 जनवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज? फर्स्ट, अ पर्सन शुड हैव अटेन्ड एटलीस्ट 18 years एज टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकेंड, cooperative societies is a subject of union list under the 7th schedule. And third, right to form a cooperative society is a fundamental right. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज C 1 and 3. द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके कोई कॉमन इकोनॉमिक गोल्स होते हैं वो मिलके सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी एक सोसाइटी बनाते हैं ऑन कोऑपरेटिव बेसिस। तो वो बनाने के लिए किसी भी इंडिविजुअल की एज जो है वो किसी भी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके उतनी होनी चाहिए। अब कोई भी टाइप का इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करना है तो मिनिमम 18 years एज चाहिए। सो अ पर्सन शुड हैव अटेन एटलीस्ट 18 years एज टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज ये इसके लिए जो कानून बनाया गया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है वो पर्टिकुलरली स्टेट लिस्ट में है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, बिकॉज इसके अंदर हर एक स्टेट के अंदर जो रजिस्ट्रार होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मैनेज करते हैं। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड इज करेक्ट। राइट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट as per the 97th Constitutional Amendment Act. This was made a fundamental right accordingly. So the answer is C 1 and 3. So अभी राजस्थान के अंदर ये कैंपेन चल रहा है कि जितने भी विलेज कोऑपरेटिव्स है उसके लिए एक ऑडिट मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया जाए, तो इसलिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो न्यूज में है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट about the expression miscarriage of justice? First, it means justice delayed is similar to justice denied. Second, the International Covenant on Civil and Political Rights creates an obligation on the state parties to enact a law to compensate the victims of such miscarriage of justice. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड ओनली, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अब देखिए इंटरनेशनल लेवल पे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस किसे कहा जाता है? It is known as wrongful prosecution. It is known as wrongful prosecution. अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई पर्सन जो है वो अक्यूज्ड है किसी पर्टिकुलर क्राइम के अंदर, एंड ड्यू टू लैक ऑफ प्रूफ्स अगेंस्ट दैट पर्सन उसको जुडिशरी ने एनी हाउ कन्विक्टेड डिक्लेयर कर दिया कि हाँ यही इसी ने गुनाह किया है और इसको सजा मिलेगी। फिर काफी टाइम के बाद ऐसा होता है कि नए प्रूफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आते हैं और फिर वो अक्यूज जो होता है उसको फिर एक्विट किया जाता है, उसको सजा में से मुक्ति मिल जाती है। ही गॉट फ्रीड फ्रॉम द पनिशमेंट। तो इसे कहते हैं रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन, कि जब उस टाइम पे आपने उसको कन्विक्टेड डिक्लेयर किया था लेकिन ओरिजिनली प्रूफ के मुताबिक वो कन्विक्टेड नहीं था, लेकिन वो लेटर ऑन पता चला आपको, तो ऐसे टाइम पे जो फिर से सजा सुनाई जाती है, मतलब कि फिर से जो जजमेंट सुनाया जाता है उसको कहते हैं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। इट इज नोन एज रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन। आपने किसी को गलत तरीके से प्रोसिक्यूट किया है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि जो पार्टीज है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अंदर, उन सभी के लिए ये मैंडेटरी है कि ऐसे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस की वजह से जो जिन लोगों को अफेक्ट हुआ है उनको कॉम्पेंसेट करना। मतलब कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इस तरीके से रॉन्गफुली प्रोसिक्यूट किया गया हो और बाद में पता चले कि उसने वो गुनाह नहीं किया था, तो उसको गवर्नमेंट जो है उनकी ओर से कंपेंसेशन मिलना चाहिए। सो सेकेंड इज करेक्ट, आंसर इज बी। सो ये कल के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल था which talks about defending liberty against political prosecution. Particularly ये पूरा आर्टिकल जो है वो इस टाइप के wrongful prosecution के बारे में है। रिसेंटली जो अर्नब गोस्वामी का केस हुआ था उसके चलते ये आर्टिकल छपा है। काफी अच्छा आर्टिकल है, इसके ऊपर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन,
Which of the following are the components of Article 14 of the Constitution? First, no person is above the law. Second, equal treatment under equal circumstances. Third, prohibition on making an adverse distinction with regard to a person's identity. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज ए 1 and 2. थर्ड इज इनकरेक्ट. आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो ये फर्स्ट जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंपोनेंट है. सेकेंड जो है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंपोनेंट है. फर्स्ट इज सेइंग दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ, ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस मतलब कि किसी ने मर्डर किया है तो उसको जो सजा मिलती है, जो पनिशमेंट मिलती है, सेम वही सजा दूसरे किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है तो उसको भी वही पनिशमेंट मिलेगी. थर्ड जो है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पर्सन की आइडेंटिटी के बेसिस पे आप उसको अलग नजरिए से देखते हैं. सो इट इज नोन एज अ डिस्क्रिमिनेशन एंड आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स प्रोहिबिशन ऑन सच डिस्क्रिमिनेशन. सो थर्ड इज इनकरेक्ट. आंसर इज ए 1 and 2. सो इसी आर्टिकल के अंदर कई बार आर्टिकल 14 जो है उसको मेंशन किया गया है. Question number 4. Which of the following statement is or are correct about data localization? First, data localization is the practice of storing data on any device that is physically present within the borders of the country where the data is generated. Second, it will give local governments and regulators the jurisdiction to call for the data when required. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. डेटा लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर कंट्री में से डेटा जनरेट हुआ है उसी कंट्री की बॉर्डर्स में उस डेटा को स्टोर करना, तो इसे कहते हैं डेटा लोकलाइजेशन. राइट. सो फर्स्ट इज करेक्ट. और इसकी वजह से क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि इफ इंडिया अडॉप्ट्स फॉर डेटा लोकलाइजेशन तो गवर्नमेंट या फिर जो रेगुलेटर्स होते हैं किसी पर्टिकुलर केस में उनको किसी इंडिविजुअल का डेटा चाहिए तो वो मांग सकते हैं इजीली. अगर वो डेटा किसी और कंट्री के अंदर इफ इट इज स्टोर्ड अब्रॉड तो उसके ज्यूरिसडिक्शन के मुताबिक आपको डेटा जो है वो डिमांड करना होगा. कई बार ऐसा होता है कि वो डेटा आपको ना भी मिले. सो ये उसका बेनिफिट है. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. आंसर इज सी. सो ये कल के न्यूज़पेपर में डेटा लोकलाइजेशन के बारे में आर्टिकल था कि सिर्फ डेटा लोकलाइजेशन को अडॉप्ट करने से हम प्राइवेसी जो है उसको सिक्योर नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कुछ और मैकेनिज्म भी अडॉप्ट करने होंगे. Fifth question, which of the following is or are the components of OECD's, that is Organization of Economic Cooperation and Development's data on support to the farmers in terms of producer support estimates PSE system for India? First, market price support. Second, budgetary support. Third, MSPs. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज ए 1 and 2. अब सवाल में आपको क्या पूछा है कि ओईसीडी जो है वो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट किस तरीके से फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं उसके बारे में रिसेंटली एक रिपोर्ट छपा था कि गवर्नमेंट जो है वो नेगेटिवली सपोर्ट करता है. तो उनकी एक सिस्टम है जिसका नाम है प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट सिस्टम. तो उसके अंदर वो सिर्फ 2 कंपोनेंट को ध्यान में रख के गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है उसे कैलकुलेट करता है. सबसे पहला यह है कि मार्केट प्राइस सपोर्ट क्या है और दूसरा बजटरी सपोर्ट क्या है. दे डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस which is given by the government. So the answer is A 1 and 2. तो इसी इश्यू के बारे में ये कल के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल था जिसके अंदर यहां पे इसकी मेथोडोलॉजी जो है वो बताई गई है और यहां पे गवर्नमेंट का स्टैंड क्या होना चाहिए वो भी बताया गया है कि क्या गवर्नमेंट की सिचुएशन है. तो काफी अच्छा आर्टिकल है. हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर. 6th क्वेश्चन, which of the following is or are the example of public expenditure on agriculture? First is PM Kisan, second is National Food Security Act, third is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. So the correct answer is D 1, 2 and 3. ये तीनों एग्जाम्पल है पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है उसके चलते फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर दिया जाता है. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसके चलते गवर्नमेंट जो है
वो फूड प्रोक्योर करते हैं, फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करते हैं और उसको पीडीएस के थ्रू पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को सप्लाई करते हैं। एंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसके चलते गवर्नमेंट जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द रिस्क टेकन बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो ऑल ऑफ थ्री आर करेक्ट, आंसर इज डी। अब ये एग्जाम्पल जो है वो आपको यहां पे देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर खर्चा करते हैं। तो यहां पे कुछ एग्जाम्पल ज्यादा भी दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फिर क्रॉप इंश्योरेंस, फिर इनपुट सब्सिडी, गवर्नमेंट किसानों को फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी सब्सिडी देते हैं। तो उसके क्या एक्सपेंडिचर, उसका वैल्यू क्या है, वो सब चीजें यहां पे दी गई। काफी अच्छा आर्टिकल है। एट द एंड उसकी जो मेथोडोलॉजी है उसके ऊपर क्वेश्चंस उठाए गए हैं कि ओरिजिनली देखने जाए तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 7th क्वेश्चन, which of the following is or are methods of judicial activism? First is judicial review, second is PIL, public interest litigation, third is supervisory jurisdiction of higher courts over the lower courts. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज D 1, 2 and 3. These all are the methods of judicial activism. जुडिशियल एक्टिविज्म क्या का मतलब क्या होता है कि जुडिशरी जो है वो एक एक्टिव रोल प्ले करती है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में और सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिले उसके लिए। तो जुडिशियल रिव्यू मतलब कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी की ऐसी कोई एक्शन है या फिर कोई जजमेंट है या कोई ऑर्डर है तो उसको रिव्यू करके उसको सुधारना, उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। पीआईएल के थ्रू सुओ मोटो पीआईएल भी फाइल कर सकते हैं और उसके द्वारा भी जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। इफ यू आर नॉट अफेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर इश्यू, स्टिल यू कैन फाइल अ पीआईएल। और सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है हायर कोर्ट्स ओवर द लोअर कोर्ट्स, मतलब कि फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी हाई कोर्ट के ऊपर जुरिस्डिक्शन रखते हैं, हाई कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर जुरिस्डिक्शन रखते हैं। तो इसे भी एक टाइप का जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है कि इफ दिस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर फाउंड टू ओवररन द अथॉरिटी गिवन टू देम एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, सो हाई कोर्ट जो है वो उनको ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा दो और मेथड भी है जुडिशियल एक्टिविज्म की। द फोर्थ वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, कि अगर किसी ने पर्टिकुलरली कोई पिटीशन फाइल नहीं की है फिर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके एक नया स्ट्रक्चर दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरिंग, तो इसे आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। और पांचवा जो है वो है फॉलोइंग इंटरनेशनल स्टैट्यूट। फॉर एग्जांपल कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर राइट नहीं दिया गया है, लेकिन इंटरनेशनली काफी सारे स्टैट्यूट के अंदर ऐसे राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो ह्यूमन राइट्स दिए जाते हैं, फिर अभी हमने देखा कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो यहां पे जो राइट्स मेंशन है जुडिशरी वो भी हमारे सिटीजन्स को दे सकता है। सो इसे भी एक टाइप का क्या कहेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म कहेंगे। सच एग्जांपल इज राइट टू प्रॉपर्टी। सो द आंसर इज डी 1, 2 and 3। तो ये कल के न्यूज़पेपर में अच्छा आर्टिकल था, क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज जो आती है, तो उसके अंदर ये कहा गया है कि आर कोर्ट्स एनक्रोचिंग ऑन द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। रिसेंटली जो काफी सारे केसेस आ रहे हैं जुडिशियल इंटरवेंशन के, तो उसके चलते इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये सब चीजें दी गई है। काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको थरली इसे पढ़ना चाहिए। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट स्पीकर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली? फर्स्ट, he ceases to be the speaker if he ceases to be the member of legislative assembly. Second, he resigns by giving resignation to the governor of the state. Third, he is removed by a resolution passed by simple majority. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A 1 only, सेकेंड एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। अगर कोई स्पीकर जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो वो स्पीकर की ऑफिस में से भी उसको भी वैकेट करना होगा। मतलब कि अगर मान लो कि इफ अ पर्सन इज नॉट इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ही कैन नॉट बी द स्पीकर। दूसरा कि वो रेजिग्नेशन जो है वो किसे देते हैं, तो वो डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं, और यहां पे गवर्नर दिया गया है इसलिए ये गलत होगा। थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट है।
बिकॉज स्पीकर को रिमूव करने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मेजोरिटी एंड इफेक्टिव मेजोरिटी? सिंपल मीनिंग इसका ये होता है कि सिंपल मेजोरिटी का मतलब मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. उस टाइम पे जितने मेंबर प्रेजेंट है और जितने वोट दे रहे हैं, तो उनमें से जो मेजोरिटी होगी उसे कहेंगे सिंपल मेजोरिटी. इफेक्टिव मेजोरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है ऑल दी देन मेंबर्स. मतलब कि फॉर एग्जांपल लोकसभा के अंदर 545 सीट्स है और उसमें से 5 सीट जो है वो अभी वैकेंट है. तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या हुई 540. तो उसके 50% की जो मेजोरिटी है दैट मीन्स 270, तो उसे कहेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी. राइट. सो स्पीकर को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए. आंसर इज बी 1 ओनली. सो केरला असेंबली के अंदर अभी ये मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था कि वहां के स्पीकर को हटाने के लिए, लेकिन असेंबली ने ये मोशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया. अब जो 2 क्वेश्चन है वो आज के न्यूज़पेपर से है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI? फर्स्ट, it functions under the superintendence of Ministry of Home Affairs. Second, it is the nodal police agency in India which coordinates investigation on behalf of Interpol members countries. Third, CBI can suo motu take up investigation of offenses in any state or union territory. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज बी सेकंड ओनली. फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट. CBI जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल के अंदर काम करती है, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. सेकेंड जो है वो करेक्ट है. इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर कंट्रीज है, अगर इंडिया के अंदर कोई ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेट करना है तो नोडल एजेंसी कौन सी होगी? CBI होगी. थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज अगर जब सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो वो सिर्फ यूनियन टेरिटरी में अलाउड है. स्टेट के अंदर वो खुद से कोई भी केस लेके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते until noticed by the state and central government. So the answer is B, second only. तो अभी CBI जो है उन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका केस जो है वो फिर से ओपन किया है और उनको उनके ऊपर नोटिस जो है वो फाइल की है ड्यू टू अलिज्ड डेटा ब्रीच. 10th क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct about Union Public Service Commission UPSC? First, it is concerned with the recruitment and classification of services to all India services and central services. Second, recommendations of UPSC is not binding upon the government. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज बी सेकंड ओनली. फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बिकॉज UPSC is only concerned with the recruitment, not for the classification of services. वो सिर्फ रिक्रूटमेंट करते हैं. क्लासिफिकेशन जो है इट इज डन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग DOPT. सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि UPSC गवर्नमेंट को जो एडवाइस देते हैं इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट. सो द आंसर इज बी सेकेंड ओनली. सो अभी गवर्नमेंट ने अपना जजमेंट दे दिया है कि नो सेकेंड अटेम्प्ट फॉर UPSC एस्पिरेंट. लॉकडाउन के अंदर जो प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी उसके अंदर जिनका लास्ट अटेम्प्ट था और वो मिस हो गया है तो उनको अब कोई और अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा. ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.